डेविड हमे का जन्म 26 अप्रैल 1711 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग के पास एक छोटी जगह पर हुआ। उनका परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली था और उनके पिता एक लैंड ओनर थे। लेकिन फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस कुछ खास स्ट्रांग नहीं था। बचपन से ही हमें में एक अलग सी क्यूरियोसिटी थी। वो चीज़ों को समझने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। हमें का बचपन, यहाँ पर हमें से कंफ्यूजन हो रही है, इसलिए मैं डेविड हमें को डेविड ह्यूम कह के पुकारूंगा। ह्यूम का बचपन उनके 2 भाई बहन के साथ गुजरा। उन्होंने बचपन में अपने आसपास के एनवायरनमेंट और सोसाइटी को देखा और समझा, और यही उनके अंदर रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन की क्वालिटीज को डेवलप करने में मददगार साबित हुआ। उन्होंने देखा कि लोगों के सोचने का तरीका और समझने का तरीका अलग हो सकता है, और ये बात उनके अंदर अलग अलग विचारों के प्रति रुचि जगाने लगी। छोटी उम्र में ही उन्होंने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां उन्होंने साइंस और फिलॉसफी को स्टडी किया। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में उस वक्त के काफ़ी बड़े थिंकर्स और स्कॉलर्स पढ़ते थे, जो उनके विचारों पर प्रभाव डालते गए। ह्यूम को ह्यूमन नेचर और नॉलेज को समझने का शौक था, लेकिन यूनिवर्सिटी में उस वक्त का जो करिकुलम था वो उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। इसलिए उन्होंने खुद से फिलॉसफी और साइकोलॉजी के मुख्य टॉपिक्स को पढ़ना और समझना शुरू किया। यूनिवर्सिटी के दिनों में ह्यूम को लगने लगा कि वो ट्रेडिशनल एजुकेशन से कुछ अलग करना चाहते हैं। वो एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच लाना चाहते थे, जिसमें लॉजिकल और एम्पिरिकल यानी अनुभव पर आधारित मेथड्स का यूज हो। उनका मन पढ़ाई में तो लगता ही था, लेकिन वो सिर्फ टेक्स्ट बुक के नॉलेज तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में कुछ ऐसे विचार डेवलप कर लिए जो उनके वक्त के लिए नए और अलग थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनकी नॉलेज और फिलॉसफी की तरफ क्यूरियोसिटी और स्ट्रांग होती गई। उन्होंने अपने आसपास की चीज़ों को एक नए नज़र से देखना शुरू किया। बचपन से ही उनका लॉजिकल और रेशनल अप्रोच उनके विचारों में दिखाई देने लगा था। डेविड ह्यूम के विचारों पर उनके एजुकेशन और अर्ली इन्फ्लुएंसेस का गहरा असर पड़ा। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में एडमिशन ले लिया था। यहाँ उनका एक्सपोजर न सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित रहा, बल्कि ये जगह उनके इंटेलेक्ट और क्रिटिकल थिंकिंग को भी शेप देने में मददगार रही। उन्होंने अपने स्टडी में काफ़ी अटेंशन दिया, लेकिन उनका रुझान हमेशा लॉजिकल और एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस पर ही था। यूनिवर्सिटी के ट्रेडिशनल कोर्सेस में वो रेस्ट्रिक्ट महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने बाहर के विचारों को अपनाया और इंडिपेंडेंटली स्टडी करना शुरू किया। एडिनबर्ग में उन्होंने बहुत बड़े थिंकर्स जैसे कि जॉन लॉक और आइजैक न्यूटन के काम को पढ़ा। लॉक के टेबुला रासा कॉन्सेप्ट ने ह्यूम को डीपली इम्पैक्ट किया, जो ये कहता है कि ह्यूमन माइंड इनिशियली एक ब्लैंक स्टेट की तरफ होता है, जो एक्सपीरियंसेस से शेप होता है। लॉक के आइडियाज ने ह्यूम के अपने एम्पिरिकल अप्रोच को और भी बल दिया। न्यूटन की साइंटिफिक मेथड्स और उनका सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन का अप्रोच भी ह्यूम के फिलोसॉफिकल मेथड में रिफ्लेक्ट हुआ। इस वक्त तक ह्यूम को ये समझ आ गया था कि वो ट्रेडिशनल फिलॉसफी से अलग कुछ करना चाहते हैं। वो ह्यूमन नेचर, नॉलेज और इमोशंस को डीपली समझना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि ये सब कुछ बस लॉजिकल रीजनिंग और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ही पॉसिबल है। यहीं से उनका इंक्लिनेशन एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल अप्रोच की तरफ और भी स्ट्रांग हो गया। अपने सेल्फ स्टडी के दौरान उन्होंने फ्रांसिस बेकन के वर्क्स को भी डीपली पढ़ा, जो साइंटिफिक मेथड के फाउंडर माने जाते हैं। बेकन के एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पर फोकस ने ह्यूम को इंस्पायर किया। वो फिलॉसफी में भी कुछ ऐसा ही ला सके, यानी एम्पिरिकल यानी एक्सपीरियंस बेस्ड और ऑब्जर्वेशन ओरिएंटेड कुछ। बेकन के प्रैक्टिकल अप्रोच ने ह्यूम के थियरीज और लॉजिकल थिंकिंग में और भी क्लैरिटी लाई। ये अर्ली इन्फ्लुएंसेस उनके विचारों का एक फाउंडेशन बन गए।
ह्यूम ने ये समझ लिया था कि वो नॉलेज को सिर्फ रीजन और ऑब्जर्वेशन के जरिए ही एक्सप्लोर करेंगे, और यही उनके फ्यूचर फिलोसॉफिकल जर्नी का स्ट्रॉन्ग बेस बना। ह्यूम के एक्सपेरिमेंटल मेथड का मूल सिद्धांत था कि सभी आइडियाज के पीछे उनका एक रियल एक्सपीरियंस या इम्प्रेशन होना चाहिए। यानी कि जो कुछ भी हम सोचते हैं या इमेजिन करते हैं वो पहले हमने एज अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस देखा या महसूस किया होता है। ये अप्रोच उनके कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रेशंस और आइडियाज में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने विचारों और कॉन्सेप्ट्स को तभी वैलिड मानना चाहिए जब उनके पीछे कोई प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हो। ह्यूम ने ट्रेडिशनल रैशनलिस्ट फिलोसोफर्स के कॉन्सेप्ट को भी चैलेंज किया, जो इननेट आइडियाज यानी जन्म से मिले कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। वो मानते थे कि इंसान के आइडियाज और विचार अनुभव यानी एक्सपीरियंस से बनते हैं, और हम जो भी सोचते हैं वो या तो देखा, सुना या महसूस किया होता है। इस अप्रोच में उनका फोकस ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने पर था, जिससे वो ह्यूमन नेचर को साइंटिफिकली स्टडी कर सकें। ह्यूम ने ये समझा कि अगर ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को स्टडी करना है तो सिर्फ थियरी या इमेजिनेशन पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस को समझना जरूरी है। ह्यूम का एक्सपेरिमेंटल मेथड एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो फिलॉसफी और साइकोलॉजी के बीच कनेक्शन बनाता है। उन्होंने फिलॉसफी को एक साइंस ऑफ मैन की तरह अप्रोच किया, जो कि पहले के फिलोसफर्स के लिए काफी नया और अलग था। उनका मानना था कि ह्यूमन नेचर को समझने के लिए हमें प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस को फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज को साइंटिफिक बेस मिल सके। डेविड ह्यूम ने स्केप्टिसिज्म को अपनी फिलॉसफी का एक सेंट्रल एलिमेंट बनाया। स्केप्टिसिज्म का मतलब है शक या डाउट, और ह्यूम के लिए ये एक इंटेलेक्चुअल टूल था जो बिलीव्स और एस्टैब्लिश्ड डॉगमास को क्वेश्चन करने का तरीका बना। ह्यूम मानते थे कि अक्सर हमारे बिलीव्स और कॉन्सेप्ट्स बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के होते हैं, और इन्हें लॉजिकली एनालाइज करना जरूरी है। ह्यूम ने स्केप्टिसिज्म को हर कॉन्सेप्ट पर अप्लाई किया, नॉलेज, कॉजेशन, रिलीजन और एथिक्स पर भी। उनके लिए स्केप्टिसिज्म सिर्फ एक नेगेटिव अप्रोच नहीं थी, बल्कि ये एक मेथड था जो लॉजिकली चेक करने का तरीका भी था कि क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स सच में वैलिड हैं। ह्यूम ने कहा कि हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए जो हमें फाउंडेशनल ट्रूथ्स की ओर और करीब ले जाएं। अगर एक बिलीफ या डोगमा वैलिड है तो वो स्केप्टिसिज्म के टेस्ट पर पास हो जाएगा, अगर नहीं है तो हमें उस बिलीफ को दोबारा एग्जामिन करना चाहिए। कैजुअलिटी यानी कारण और परिणाम का कॉन्सेप्ट ह्यूम के स्केप्टिसिज्म का एक बड़ा फोकस था। उन्होंने देखा कि इंसान के नेचर में है कि वो सोचता है कि एक इवेंट दूसरे इवेंट को कॉज करता है। जैसे अगर हम बॉल को पुश करते हैं और वो मूव होती है तो हम एज्यूम करते हैं कि पुश करने से ही बॉल मूव हुई, लेकिन ह्यूम कहते हैं कि ये कॉजेशन हमारे माइंड का एक पैटर्न है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई डायरेक्ट लॉजिक नहीं है जो ये प्रूव करे कि एक इवेंट दूसरे को कॉज करता है। ह्यूम के लिए कॉजेशन सिर्फ एक हैबिट ऑफ माइंड है। इस स्केप्टिसिज्म के जरिए ह्यूम हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आसपास की दुनिया पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। नॉलेज और बिलीव्स को लॉजिकली एनालाइज करना जरूरी है। इस अप्रोच से ह्यूम अपने समय के ट्रेडिशनल बिलीव्स को चैलेंज करते हैं और फिलॉसफी को इंक्वायरी का एक सॉलिड बेस देते हैं, जो कि रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। डेविड ह्यूम की बुक ट्रेटीज ऑफ ह्यूमन नेचर उनके फिलोसॉफिकल आइडियाज़ का एक अच्छा एक्सप्लोरेशन है। यह बुक उनके इम्प्रेशंस और आइडियाज़ के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करती है, जो उनके अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन थियरी का मेन फाउंडेशन है। ह्यूम का मानना था कि हम जो कुछ भी सोचते और समझते हैं वो या तो एक इम्प्रेशन है या उसका एक आइडिया। इम्प्रेशन वो होता है जो हमें डायरेक्टली एक्सपीरियंस के थ्रू मिलता है, जैसे किसी चीज़ का देखना, सुनना या छूना।
आइडिया इंप्रेशन का एक फेंट या कमजोर कॉपी है। ये वो होता है जो हमें याद या इमेजिनेशन से मिलता है। ह्यूम ने आर्ग्यू किया कि हमारे सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज जो कि कंपाउंड और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके पीछे भी सिंपल इंप्रेशंस का बेस होता है। इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई आइडिया है तो हमें उसका सोर्स एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस में मिलता है। ये कॉन्सेप्ट उनका कोर है क्योंकि इससे वो नॉलेज का असल सोर्स समझते हैं और वो रिजेक्ट करते हैं कि कोई भी आइडिया बिना एक्सपीरियंस के अपने आप जनरेट हो सकता है। ह्यूम कहते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से ये सोचने लगते हैं कि अगर एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट बार बार होता है तो पहला इवेंट दूसरे का कारण है। लेकिन उन्होंने इस पर सवाल उठाया और कहा कि ये कॉजेशन सिर्फ हमारे दिमाग का एक हैबिचुअल पैटर्न है जो हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बिल्ली को देखें और फिर तुरंत बिजली चमके तो हम ये मान लेते हैं कि बिल्ली बिजली चमकने का कारण थी। ह्यूम का कहना है कि ये कॉजेशन नहीं बल्कि एक एक्सपेक्टेशन है जो हमारे माइंड में बनती है बार बार ये पैटर्न देखने से। कॉजेशन को लॉजिकली प्रूव नहीं किया जा सकता और हम इस पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते। इंडक्शन, जो कि फ्यूचर इवेंट्स को पास्ट इवेंट्स के बेस पर प्रिडिक्ट करना है, इस पर भी ह्यूम ने डाउट उठाया। उन्होंने कहा कि अगर हमने पहले किसी पैटर्न को बार बार ऑब्जर्व किया है तो हम ये अजम्पशन बना लेते हैं कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। जैसे अगर सूरज रोज सुबह निकलता है तो हम सोचते हैं कि ये हमेशा निकलता रहेगा। लेकिन ह्यूम ने कहा कि इस अजम्पशन का कोई लॉजिकल बेस नहीं है, ये सिर्फ हमारी हैबिट है। इस प्रक्रिया को हम एपिस्टेमोलॉजी यानी कि नॉलेज की स्टडी में एक मेजर चैलेंज के रूप में देखते हैं, क्योंकि ह्यूम ने फंडामेंटल रीजनिंग को ही क्वेश्चन किया। इन कॉन्सेप्ट्स ने फिलॉसफी में एक नए डायमेंशन को इंट्रोड्यूस किया जहां हमारे नॉलेज का मूल सिद्धांतों पर ही शक किया गया। ह्यूम की ये प्रश्न मॉडर्न एपिस्टेमोलॉजी के फाउंडेशन बन गए और इन्होंने फिलोसोफर्स को डीपली सोचने पर मजबूर किया कि नॉलेज और रियलिटी के बीच का रिलेशन क्या है। पैशंस और ह्यूमन इमोशंस की अपनी बुक में डेविड ह्यूम का मानना था कि ह्यूमन इमोशंस और पैशंस हमारे डिसीजंस और मोरल जजमेंट्स में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। उन्होंने इमोशंस को रीजन यानी तर्क से अलग एक फोर्स माना जो कि अक्सर हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करती है। ह्यूम कहते हैं कि लोग सिर्फ लॉजिकली नहीं सोचते बल्कि उनके इमोशंस भी उनके सोचने और फैसले लेने के तरीके को शेप देते हैं। इसका मतलब है कि इमोशंस एक फंडामेंटल कंपोनेंट है जो हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। ह्यूम ने इमोशंस को पैशंस का नाम दिया और उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। उनका विश्वास था कि कुछ प्राइमरी पैशंस होते हैं जो नेचुरल होते हैं और किसी पर्टिकुलर ट्रिगर की ज़रूरत के बिना ही एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं, जैसे प्राइड यानी अभिमान और ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। दूसरी तरफ कुछ सेकेंडरी पैशंस होते हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशंस या एक्सपीरियंसेस के बेस पर अराइज होते हैं, जैसे लव एंड हेटरेड। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इमोशंस या तो डायरेक्ट होते हैं जो बिना किसी इंटरमीडिएट थॉट के जनरेट होते हैं, या फिर इनडायरेक्ट होते हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और काफ़ी थॉट्स और परसेप्शंस के इंटरेक्शंस का नतीजा होते हैं। ह्यूम ने प्राइड और ह्यूमिलिटी के बारे में कहा कि ये हमारे सेल्फ इमेज पर बेस्ड होते हैं। अगर हम अपने बारे में पॉजिटिव सोच रखते हैं या कुछ ऐसा है जो हमें अपने आप पर गर्व महसूस कराता है तो प्राइड डेवलप होती है। अगर कुछ ऐसा है जो हमें कमज़ोर या निराशा महसूस कराता है तो ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता का इमोशन ट्रिगर होता है। ह्यूम ने ये ऑब्जर्व किया कि ये इमोशंस हमारे रिलेशंस को और समझ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं और अक्सर लोगों के साथ हमारे इंटरैक्शंस और जजमेंट्स को भी कंट्रोल करते हैं। लव और हेट्रेड को ह्यूम ने सेकेंडरी पैशंस कहते हुए उनका काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किया। लव का डेवलपमेंट उन चीज़ों पर होता है जो हमें किसी दूसरे व्यक्ति में पसंद आती हैं, जैसे उनका नेचर, क्वालिटीज़ या उनकी कोई खास एबिलिटी। हेट्रेड कैसे डेवलप होती है वो उन चीज़ों पर निर्भर करती है जो हमें उस व्यक्ति में
नागवार लगती है या हमें पर्सनली डैमेज पहुंचा सकती है। ये इमोशंस अपने नेचर में कॉम्प्लेक्स हैं और अक्सर लोगों के एक्शंस पर भी डिपेंड करते हैं। अपनी एक और बुक मोरल्स एंड वर्च्यू में डेविड ह्यूम ने मोरल फिलॉसफी को एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ स्टडी किया, जिसमें उनका फोकस मोरल सेंटिमेंट्स और वर्च्यूज के एम्पेरिकल बेसिस पर था। ह्यूम का मानना था कि मोरालिटी का असल सोर्स ह्यूमन इमोशंस और सेंटिमेंट्स है, न कि प्योर रीजन या रैशनैलिटी। उन्होंने ये आर्गू किया कि लोग अपने मोरल जजमेंट सिर्फ लॉजिकल एनालिसिस से नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स के जरिए भी बनाते हैं। ह्यूम ने रैशनलिज्म और मोरालिटी के बीच एक स्ट्रॉन्ग डिबेट इंट्रोड्यूस किया। उस समय के काफ़ी फिलोसफर्स मानते थे कि मोरालिटी सिर्फ रीजन से डिराइव होती है और जो कुछ भी लॉजिकल है वही मोरल है। लेकिन ह्यूम का कहना था कि रीजन सिर्फ हमें फैक्ट्स के बारे में बता सकता है, लेकिन मोरल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स सेट नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मोरल जजमेंट्स का बेस सेंटिमेंट्स हैं जो हमें नेचुरली राइट और रॉन्ग में भेद समझने में मदद करते हैं। यानी अगर किसी एक्शन के लिए हमारे अंदर नेचुरली पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग अराइज होती है तो वो हमारे लिए मोरल या इमोरल बन जाते हैं। ह्यूम ने वर्चू और वाइस को भी इस पर्सपेक्टिव से देखा। ह्यूम ने कहा कि वर्चूज यानी गुण वो क्वालिटीज हैं जो यूनिवर्सली डिजायरेबल होती हैं और जिन्हें देखकर हर इंसान के अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग उत्पन्न होती है, और वाइस यानी कि अवगुण वो क्वालिटीज हैं जो नेचुरली डिसलाइक या नेगेटिव रिएक्शन उत्पन्न करती हैं। जैसे जेनरोसिटी यानी उदारता एक वर्चू है क्योंकि वो हमें नेचुरली अच्छा लगता है और इंस्पायर करता है, जबकि डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी एक वाइस है क्योंकि वो हमें तुरंत रिजेक्ट या क्रिटिसाइज करने पर मजबूर करती है। इस थ्योरी से ह्यूम ने एथिक्स का एक नया डिफिनेशन दिया जो रैशनलिज्म से अलग था। उनका मानना था कि मोरल वैल्यूज किसी हायर लॉजिक या डिवाइन रूल से नहीं बल्कि ह्यूमन नेचर और इमोशन से आते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम अपने सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं तो हम एक इनकम्प्लीट मोरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, क्योंकि ये हमारी नेचुरली इवॉल्व्ड रिएक्शंस हैं जो ह्यूमैनिटी को गाइड करते हैं। ह्यूम का ये व्यू पॉइंट इथिक्स को रीडिफाइन करता है। उन्होंने मोरालिटी को एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिया है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस और सेंटिमेंट्स पर बेस्ड है। ह्यूम का ये विचार कि रीजन इज द स्लेव ऑफ द पैशंस मोरल फिलॉसफी में एक रिवोल्यूशनरी थॉट था जो आज भी इथिक्स के फील्ड में काफी रिलेवेंट और इम्पैक्टफुल है। डेविड ह्यूम ने अपनी बुक ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर के कॉम्प्लेक्स थ्योरीज को और रिफाइन करके एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में सिंपल लैंग्वेज और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है। इस बुक में ह्यूम ने अपने आइडियाज को इस तरह सिंप्लीफाई किया कि वो ज्यादा एक्सेसिबल और अंडरस्टैंडेबल बन सके। इसका मेन फोकस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बेसिक क्वेश्चंस और उनके जवाब को लॉजिकली एक्सप्लोर करना था। एक सेंट्रल थीम जो ह्यूम ने हाईलाइट की वो थी कॉजेशन और नेसेसरी कनेक्शन का। ह्यूम के लिए कॉजेशन का कॉन्सेप्ट ह्यूमन थॉट प्रोसेस का एक फंडामेंटल पार्ट था, लेकिन उन्होंने इस पर स्केप्टिसिज्म के साथ क्वेश्चन उठाया। ह्यूम का मानना था कि हम कॉजेशन को एक हैबिचुअल एक्सपेक्टेशंस की तरह ट्रीट करते हैं जो हमेशा वैलिड या ट्रू नहीं होता। अगर हम एक एक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बार बार ऑब्जर्व करते हैं तो हम उनमें एक कनेक्शन या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ह्यूम कहते हैं कि ये नेसेसरी कनेक्शन हमेशा लॉजिकल या नेचुरल नहीं होता, ये बस हमारे माइंड में बना हुआ एक परसेप्शन है। ह्यूम के स्केप्टिसिज्म ने कॉजेशन के कॉन्सेप्ट को और भी डीपली एग्जामिन किया। उनका आर्गुमेंट ये था कि हमारे पास कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है जो प्रूव करे कि एक इवेंट दूसरे इवेंट का कॉज बन रहा है। ये सिर्फ एक सीक्वेंस है जो हमें नजर आती है और हम ये सोचने लगते हैं कि ये एक नेसेसरी रूल है, लेकिन लॉजिकली ये बस एक इन्फरेंस है जो हम बनाते हैं, जो कि उन्होंने इंडक्शन के इशू के रूप में हाईलाइट किया। इंडक्शन यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर जनरल रूल्स बनाना, यह भी लॉजिकल रीजनिंग के लिमिटेशंस को दर्शाता है। ह्यूम ने कहा कि अगर हम
आज तक एक पैटर्न ऑब्जर्व करते आए हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी वही पैटर्न फॉलो होगा। ह्यूम के आइडियाज ने नेसेसरी कनेक्शन और कॉज एंड इफेक्ट के एस्टेब्लिश्ड आइडियाज को चैलेंज किया। उन्होंने सोचा कि अगर कॉजेशन लॉजिकली प्रूव नहीं हो सकता तो हमें अपने अजम्पशंस को रैशनैलिटी के टेस्ट पर रखना चाहिए। ह्यूम का ये कॉन्सेप्ट आज भी लॉजिकल रीजनिंग और साइंटिफिक इंक्वायरी में रेलेवेंट है, क्योंकि ये हमें अजम्पशंस पर दोबारा सोचने और हर चीज को स्केप्टिकली देखने की प्रेरणा देता है। डेविड ह्यूम ने अपनी बुक एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में मिरेकल्स और रिलीजियस बिलीव्स पर अपने स्केप्टिसिज्म का विस्तार से विचार किया। उनका मानना था कि मिरेकल्स यानी चमत्कार अक्सर लोगों के पर्सनल बिलीव्स और इमोशंस का नतीजा होते हैं, न कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी का। ह्यूम के अकॉर्डिंग अगर हम कोई इवेंट या फिनोमेना देखते हैं जो हमारे नेचुरल लॉज को चैलेंज करता है तो हमें उस पर ब्लाइंड बिलीफ रखने के बजाय लॉजिकल स्केप्टिसिज्म से एग्जामिन करना चाहिए। ह्यूम ने मिरेकल्स को वायोलेशन ऑफ द लॉज ऑफ नेचर कहा, जो काफी क्लियर और डायरेक्ट डिफिनीशन थी। उन्होंने कहा कि अगर हम माने कि एक मिरेकल सच में हुआ है तो इसका मतलब है कि हम नेचुरल लॉज की कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी पर शक कर रहे हैं। उनका आर्गुमेंट ये था कि नेचुरल लॉज वही होते हैं जो कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स देते हैं। अगर हमें कभी ऐसा लगता है कि कोई नेचुरल लॉ टूटा है तो या तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा ऑब्जर्वेशन गलत है या फिर हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं है। ह्यूम ने यह भी कहा कि मिरेकल्स के विटनेसेस और रिपोर्ट्स अक्सर वीक या अनरिलायबल सोर्सेस से होते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अक्सर मिरेकल्स वही लोग मानते हैं जो या तो सुपरस्टिशन में विश्वास रखते हैं या जिन्होंने उसे फायदा उठाया है। ह्यूम का मानना था कि किसी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम को एक्सेप्ट करने के लिए हमें वैसे ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस की ज़रूरत है, लेकिन अक्सर मिरेकल्स के केस में हमें वीक या एनेक्डोटल यानी किस्से कहानियों पर आधारित एविडेंस मिलते हैं जो लॉजिकली स्क्रूटनी के टेस्ट पर फेल हो जाते हैं। रिलीजियस बिलीफ्स और सुपरस्टिशंस पर ह्यूम ने कहा कि ये अक्सर इंसान के फियर और होप के बेस पर बनते हैं। जब इंसान किसी अननोन या अनएक्सप्लेन्ड चीज का सामना करता है तो वो अपने कंफर्ट और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए एक्सप्लेनेशंस बनाता है। इस विचार को लॉजिकली टेस्ट करते हुए ह्यूम ने कहा कि हमारे बिलीव्स तब तक वैलिड नहीं होते जब तक उनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रेशनल और एम्पिरिकल सपोर्ट न हो। डेविड ह्यूम का मानना था कि मोरल जजमेंट्स ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशंस से डीपली लिंक्ड होते हैं। ह्यूम ने कहा कि मोरालिटी का असली सोर्स इंसान के इमोशंस में छुपा है और ये बिलीव्स सिर्फ रीजन से डिराइव नहीं होते। उन्होंने आर्ग्यू किया कि लोग जब किसी एक्शन को मोरली राइट या रॉन्ग कहते हैं तो वो जजमेंट उनके अंदर उत्पन्न होने वाले इमोशनल रिस्पॉन्सेस के बेसिस पर होती हैं, न कि किसी लॉजिकल फॉर्मूला या रैशनल प्रिंसिपल पर। ह्यूम ने रीजन और इमोशन के इंटर रिलेशन को समझाते हुए कहा कि रीजन हमें फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये इमोशन है जो हमें एक्शन लेने के लिए इंस्पायर भी करता है। उनका कहना था कि अगर रीजन हमें एक पर्टिकुलर एक्शन के आउटकम्स बताता है तो इमोशन हमें ये डिसाइड करने में मदद करता है कि वो आउटकम डिजायरेबल है या नहीं। इस प्रक्रिया में इमोशन का रोल सेंट्रल है क्योंकि ये हमें मोरली इंगेज करता है और हमारे एक्शंस को गाइड करता है। उन्होंने सिंपैथी को मोरल सेंटिमेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में देखा। ह्यूम का कहना था कि इंसान अपने सिंपैथी और एम्पैथी के जरिए दूसरों के फीलिंग्स और दुख सुख को समझ सकता है। सिंपैथी की वजह से ही हम दूसरों के इमोशंस को अपने इमोशंस के तौर पर फील करते हैं, जो हमें मोरली अवेयर और रिस्पॉन्सिबल बनाता है। इस प्रक्रिया में हमारा इमोशनल रिएक्शन हमें अच्छे या बुरे का एहसास करवाता है, जो कि हमारे मोरल जजमेंट्स के फाउंडेशन में होते हैं। ह्यूम के लिए मोरालिटी एक सोशल और इमोशनल फिनोमेना है जो सिर्फ रैशनल एनालिसिस के थ्रू नहीं समझी जा सकती। उनका
मानना था कि मोरालिटी की बुनियाद इंसान की नेचुरल इमोशनल टेंडेंसीज पर है, जो समाज में हार्मनी और कोऑपरेशन को इनकरेज करती है। ह्यूम ने जस्टिस को एक सोशल कंस्ट्रक्ट के रूप में देखा जो ह्यूमन कोऑपरेशन और सोसाइटल बेनिफिट के लिए जरूरी है। उन्होंने जस्टिस को एक आर्टिफिशियल वर्च्यू कहा, क्योंकि उनका मानना था कि जस्टिस इंसान के नेचुरल इंस्टिंक्ट्स या इमोशन से डायरेक्टली डिराइव नहीं होते, बल्कि एक सोशल नेसेसिटी के रूप में डेवलप होते हैं। जस्टिस का पर्पस इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच बैलेंस और स्टेबिलिटी को बनाए रखना है, जो हमें म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करता है। ह्यूम ने कहा कि जस्टिस के नॉर्म्स और रूल्स का असल कॉन्सेप्ट तब आया जब सोसाइटी में रिसोर्सेस और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन एक इम्पॉर्टेंट इशू बन गया। इंसान ने प्रॉपर्टी और ओनरशिप को समझने और प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स बनाए जो ग्रेजुअली जस्टिस के प्रिंसिपल्स में कन्वर्ट हो गए। इन रूल्स ने सोसाइटी में एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट किया जो रिसोर्सेस और राइट्स के फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करते हैं। उनका यह भी कहना था कि जस्टिस के बिना सोशल ऑर्डर और म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन करना मुश्किल होता है। इसके बिना लोग अपने स्वार्थ और ग्रीड के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, जिससे सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी और केओस फैल सकता है। ह्यूम ने ये पॉइंट आउट किया कि जस्टिस का मकसद इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल हार्मनी के बीच बैलेंस बनाना है, ताकि सोसाइटी स्मूथली फंक्शन कर सके। डेविड ह्यूम का पॉलिटिकल फिलॉसफी ह्यूमन साइकोलॉजी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। ह्यूम मानते थे कि गवर्नमेंट और अथॉरिटी की ज़रूरत तभी समझ में आती है जब इंसान अपने नेचर और सोशल इंटरैक्शंस को लॉजिकली समझता है। उन्होंने देखा कि इंसान नेचुरल स्टेट में अपने स्वार्थ और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जीता है, लेकिन ये अप्रोच लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए सोसाइटी में एक फॉर्मल स्ट्रक्चर या गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है जो इंसानी बिहेवियर को रेगुलेट करने और सोशल हार्मनी बनाए रखने में मदद करती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स में ह्यूम ने कहा कि इंसान सोसाइटी में अपने पर्सनल राइट्स और फ्रीडम्स को वॉलंटरी लिमिट करता है, ताकि वो और दूसरे लोग एक साथ पीसफुली रह सकें। ये सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग के रूप में होता है, जो सभी मेंबर्स की भलाई और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए किया जाता है। ह्यूम कहते हैं कि गवर्नमेंट का ओरिजिन और उसकी लेजिटिमेसी इसी म्यूचुअल एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग से होती है। ह्यूम का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी लॉक और रूसो से अलग है, क्योंकि उनका मानना था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट कोई एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल और नेचुरल डेवलपमेंट है जो ह्यूमन साइकोलॉजी और सोशल नीड से इवॉल्व हुआ है। वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक साइकोलॉजिकल और मोरल अंडरस्टैंडिंग के रूप में देखते हैं, जो हर सामाजिक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स को डिफाइन करता है। इस अप्रोच में ह्यूमन बिहेवियर और गवर्नेंस के बीच एक नेचुरल कनेक्शन दिखाते हैं, जो पावर और सोसाइटी के नॉर्म्स को बैलेंस करता है। लिबर्टी और अथॉरिटी के बीच बैलेंस को समझने में ह्यूम ने प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच रखा। ह्यूम कहते हैं कि एब्सोल्यूट लिबर्टी यानी पूर्ण स्वतंत्रता सोसाइटी में डिसऑर्डर और कॉन्फ्लिक्ट ला सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मर्जी और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्ट करेगा। लेकिन एब्सोल्यूट अथॉरिटी भी ऑपरेसिव हो सकती है, जो इंडिविजुअल की फ्रीडम और हैप्पीनेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। इसलिए ह्यूम बैलेंस की ज़रूरत पर जोर देते हैं, जिसमें अथॉरिटी को लिमिटेड रखा जाए और इंडिविजुअल लिबर्टी को भी एक सोशली रिस्पॉन्सिबल फ्रेमवर्क में मैनेज किया जाए। ह्यूम ने अथॉरिटी को जस्टिस से लिंक किया और कहा कि एक जस्ट एंड फेयर सोसाइटी में अथॉरिटी का मकसद इंसानी राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए। जस्टिस के कॉन्सेप्ट में ह्यूम ने अथॉरिटी को सिर्फ एक कंट्रोलिंग फोर्स नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जो सोसाइटी में फेयरनेस और इक्वेलिटी को प्रमोट करे। उनका यह मानना था कि जस्टिस एक प्रैक्टिकल वर्च्यू है जो हर व्यक्ति के राइट्स को इक्वली प्रोटेक्ट करती है और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डिफाइन करती है। ह्यूम का ये बैलेंस्ड अप्रोच लिबर्टी और अथॉरिटी के रिलेशन को समझने में एक तरीका है जो आज भी रिलेवेंट है। उन्होंने
हमेशा अथॉरिटी को एक प्रोटेक्टिव फोर्स के रूप में समझा, जिसका मकसद इंसान के वेलबीइंग और सोसाइटी में पीस और ऑर्डर मेंटेन करना है। डेविड ह्यूम ने डायलॉग्स कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन में गॉड के एग्जिस्टेंस और रिलीजियस बिलीव्स पर रैशनल इंक्वायरी और स्केप्टिसिज्म अप्लाई किया। ये बुक डायलॉग्स के फॉर्मेट में लिखी गई है, जिसमें 3 मेन कैरेक्टर्स डीमिया, फिलो और क्लिंथेस अपने अपने व्यूज के माध्यम से गॉड और रिलीजन के कॉन्सेप्ट्स को लॉजिकली एग्जामिन करते हैं। ह्यूम ने इस फॉर्मेट को इसलिए चुना क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स रिलीजियस बिलीव्स पर विचारों को ओपनली डिस्कस करने और अलग पर्सपेक्टिव्स को दिखाने में मददगार है। ह्यूम ने गॉड के एग्जिस्टेंस पर इंक्वायरी करते हुए ह्यूमन रीजनिंग की लिमिटेशंस को एक्सप्लोर किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ह्यूमन माइंड में यूनिवर्स के ओरिजिन और उसके क्रिएटर के बारे में एब्सोल्यूट सर्टेनिटी पाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस लिमिटेड हैं। इसलिए कोई भी रिलीजियस क्लेम को एज अ फैक्ट एक्सेप्ट करने से पहले उसका लॉजिकल स्क्रूटनी होना चाहिए। ह्यूम के स्केप्टिसिज्म का मेन फोकस ये था कि रिलीजियस बिलीफ सिर्फ ब्लाइंड फेथ पर नहीं बल्कि रैशनल एविडेंस और लॉजिकल इंक्वायरी पर होने चाहिए। फिलो, जो ह्यूम के आइडियाज के स्पोक्स पर्सन माने जा सकते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करना ह्यूमन रीजन के बियॉन्ड है। उनका कहना है कि जब हम गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में लॉजिकल आर्गुमेंट्स बनाते हैं तो हमें उन आर्गुमेंट्स को भी लिमिटेशंस और फ्लॉज को समझना चाहिए। फिलो कहते हैं कि अगर यूनिवर्स का डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स और ऑर्डरली है तो ये ज़रूरी नहीं कि इसका डिज़ाइनर भी एग्जिस्ट करता हो। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ये नेचुरल प्रोसेसेस और अननोन फोर्सेस का रिजल्ट हो। क्लिंथेस, एक और कैरेक्टर, गॉड के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करते हुए डिजाइन आर्गुमेंट को प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे किसी बिल्डिंग को देखकर हम उसके बिल्डर का एग्जिस्टेंस मानते हैं, वैसे ही यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्स डिजाइन को देखकर एक क्रिएटर का होना लॉजिकली समझ में आता है। लेकिन फिलो इस आर्गुमेंट को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि ये एनोलॉजी लिमिटेड है और हमारी रीजनिंग यूनिवर्स के रियल ओरिजिन को समझने में कैपेबल नहीं है। ह्यूम ने डायलॉग्स में रिलीजियस डोगमा और ब्लाइंड फेथ के अगेंस्ट एक रेशनल और लॉजिकल व्यू पॉइंट रखा। उन्होंने कहा कि अगर रिलीजियस बिलीव्स रैशनल इंक्वायरी के टेस्ट पर खड़े नहीं उतरते तो उन्हें ब्लाइंड फेथ नहीं मानना चाहिए। ये डायलॉग्स इंसान को अपने स्पिरिचुअलिटी और बिलीव्स को एक नए नज़रिए से देखने और लॉजिकल स्क्रूटनी करने की प्रेरणा देते हैं, जो एक ओपन माइंडेड अप्रोच है। ह्यूम के ये आइडियाज उनके टाइम में कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन उन्होंने एक रेशनल और क्वेश्चनिंग स्पिरिट का मैसेज दिया जो आज भी रेलेवेंट है। डेविड ह्यूम ने डायलॉग्स कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन में इविल यानी बुराई की प्रेजेंस और गॉड के कॉन्सेप्ट पर एक और गहरा प्रश्न उठाया। ह्यूम कहते हैं कि अगर दुनिया में एक ऑल पावरफुल और ऑल गुड यानी सर्वशक्तिमान और सर्व मंगल गॉड है तो दुनिया में बुराई का होना लॉजिकली प्रॉब्लमेटिक है। ये प्रॉब्लम ऑफ इविल का कॉन्सेप्ट रिलीजियस बिलीव्स को चैलेंज करता है और इंसान को गॉड और नेचुरल ऑर्डर के बीच संबंध पर नए तरीके से सोचने के लिए इंस्पायर करता है। ह्यूम ने आर्ग्यू किया कि अगर गॉड सच में ऑल पावरफुल है तो वो बुराई को रोकने में समर्थ होना चाहिए। अगर वो ऑल गुड है तो वो बुराई के होने को टॉलरेट नहीं करेगा। लेकिन दुनिया में इतना दुख और बुराई होना ये क्वेश्चन खड़ा करता है कि क्या गॉड का एग्जिस्टेंस या तो ऑल पावरफुल है या ऑल गुड। ये लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन ह्यूम के लिए एक ऐसा इशू था जिसे रिलीजियस डॉगमास से सीधे सीधे एड्रेस करना मुश्किल था। ह्यूम के कैरेक्टर फिलो इस डायलॉग में इविल की प्रेजेंस को गॉड के कॉन्सेप्ट से लॉजिकली लिंक करते हैं और कहते हैं कि अगर गॉड है भी तो उसकी शक्ति और दया का नेचर वो नहीं हो सकता जो इंसान सोचता है। फिलो आर्ग्यू करते हैं कि जो बुराई और दुख हम देखते हैं वो नेचर और यूनिवर्स के नेचुरल लॉज का हिस्सा है। हो सकता है ये यूनिवर्स किसी भी डिवाइन बीइंग के बिना अपने नेचुरल ऑर्डर में चल रही हो, जिसमें बुराई और तकलीफ सिर्फ एक रैंडम या इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस हो।
इस पॉइंट पर ह्यूम ने रिलीजन के ट्रेडिशनल व्यूज को क्वेश्चन करते हुए कहा कि हमारे बिलीव्स लॉजिकल स्क्रूटनी के बिना नहीं होनी चाहिए। क्लिंथेस एक और कैरेक्टर जो आर्ग्यू करते हैं कि शायद बुराई का एग्जिस्टेंस कुछ लेसन्स या ग्रोथ के लिए हो सकता है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस और मोरल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन फिलो इस आर्गुमेंट को चैलेंज करता है और कहता है कि अगर गॉड की शक्ति और दया सब कुछ कंट्रोल कर सकती है तो वो बिना बुराई के भी इंसान को टीच या गाइड कर सकता है। यानी बुराई का होना इस कॉन्सेप्ट को वीकेंड करता है कि यूनिवर्स एक फुल्ली बेनोवलेंट यानी सर्व सुखकारी गॉड के अंडर बनाया गया है। डेविड ह्यूम के विचारों ने आने वाले फिलोसफर्स और फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स पर गहरा असर छोड़ा। उनके स्केप्टिसिज्म और एम्पेरिसिज्म के कॉन्सेप्ट्स ने मॉडर्न फिलॉसफी में नए तरीके से सोचने की दिशा दी जो उस समय के ट्रेडिशनल रैशनलिज्म और मेटाफिजिक्स से काफी अलग था। ह्यूम के विचार कांट, मिल और लॉजिकल पॉजिटिविज्म जैसे बड़े मूवमेंट्स और थिंकर्स पर डायरेक्टली प्रभावित हुए और इन मूवमेंट के कोर फाउंडेशंस को इन्होंने शेप किया। इमैनुअल कांट जो जर्मन फिलोसोफर थे ह्यूम के स्केप्टिसिज्म से बहुत प्रभावित हुए। ह्यूम ने कॉजबिलिटी और नॉलेज के नेचर पर जो क्वेश्चंस उठाए उन्होंने कांट को डीपली इम्पैक्ट किया। कांट ने कहा था कि ह्यूम ने मुझे डॉगमेटिक स्लम्बर से जगाया, यानी कि ह्यूम के विचार ने कांट के ट्रेडिशनल बिलीफ्स को चैलेंज किया और उन्हें अपने आइडियाज को लॉजिकल स्क्रूटनी के आधार पर दोबारा सोचने पर मजबूर किया। कांट ने ह्यूम के स्केप्टिसिज्म के इम्पैक्ट में अपना ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म थ्योरी डेवलप किया जिसमें उन्होंने परसेप्शन और रियलिटी के बीच के गैप को समझाने का प्रयास किया। जॉन स्टुअर्ट मिल भी ह्यूम के विचारों से डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे। मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जो लार्जली एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड था और ह्यूम के प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल अप्रोच को आगे ले गया। मिल का बिलीफ था कि हमारे डिसीजंस और एक्शंस का फोकस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर पर होना चाहिए। ये अप्रोच ह्यूम के प्रैक्टिकल मोरालिटी और सेंटिमेंट्स के रूल को एक्सटेंड करती है और मोरल फिलॉसफी को एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ ब्लेंड करती है। लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो 20th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में वियना सर्कल के फिलोसफर्स ने प्रमोट किया वही ह्यूम के एम्पेरिसिज्म से इंस्पायर्ड था। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट का ये कहना था कि कोई भी स्टेटमेंट मीनिंगफुल तभी है जब उसका एम्पेरिकल वेरिफिकेशन हो सके। ये आइडिया ह्यूम के वेरिफिकेशन प्रिंसिपल और स्केप्टिसिज्म से डायरेक्टली इंस्पायर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे आइडियाज जो किसी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से प्रूव नहीं किए जा सकते वो स्पेकुलेटिव या मीनिंगलेस हो सकते हैं। लॉजिकल पॉजिटिविज्म ने इस अप्रोच को अपना कोर प्रिंसिपल बनाया और फिलॉसफी को साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स और एम्पिरिकल मेथड से जोड़ने का काम किया। डेविड ह्यूम का एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और ह्यूमन साइकोलॉजी पर उनके विचारों का साइंस और साइकोलॉजी में गहरा असर पड़ा। ह्यूम ने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और इमोशंस को स्टडी करते हुए एक एम्पिरिकल यानी अनुभव परख मेथड का यूज किया जो आज के कॉग्निटिव साइंस और साइकोलॉजी के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स में देखा जा सकता है। ह्यूम का ये मानना था कि इंसान के सारे आइडियाज और सोच उनके एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होती है। यह अप्रोच एक साइंटिफिक मेथड के रूप में इवॉल्व हुआ जिसमें ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को लॉजिकली और प्रैक्टिकली एनालाइज करना संभव हुआ। ह्यूम के इम्प्रेशंस और आइडियाज का कॉन्सेप्ट जिसमें उन्होंने इम्प्रेशंस को एक डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस और आइडियाज को उसी एक्सपीरियंस का एक फेंट कॉपी बताया, मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी में परसेप्शन और मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स के रूप में डेवलप हुआ। ह्यूम ने इस डिफरेंशिएशन के जरिए माइंड के प्रोसेसिंग मैकेनिज्म को समझाया जो कॉग्निटिव साइंस में मेंटल रिप्रेजेंटेशंस और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का रिसर्च का बेस बना। ह्यूमन साइकोलॉजी में ह्यूम का काम इमोशंस और डिसीजन मेकिंग के रिलेशन पर भी है। उन्होंने कहा था कि हमारे डिसीजंस सिर्फ रीजन से नहीं बल्कि हमारे इमोशंस और पैशंस से भी प्रभावित होते हैं। ये बात आज के बिहेवियरल साइंस और साइकोलॉजी के रिसर्च में भी देखी जा सकती है।
आज के रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट डिसीजन मेकिंग को इमोशंस और रैशनैलिटी के इंटरप्ले के रूप में स्टडी करते हैं, जो ह्यूम के सेंटिमेंट्स और पैशंस के रोल के कॉन्सेप्ट पर बेस है। डेविड ह्यूम के कोर आइडियाज ने फिलॉसफी के हर मेजर एरिया में अपना एक डिस्टिंक्ट इम्पैक्ट छोड़ा है। उनका विचार स्केप्टिसिज्म और एम्पेरिसिज्म पर स्ट्रांगली बेस्ड थे। ह्यूम ने कहा कि हमारे नॉलेज और बिलीव्स का असली सोर्स एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन है, न कि इन्नेट आइडियाज या प्योर रीजन। उन्होंने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिमिटेशंस को हाईलाइट किया और लॉजिकल रीजनिंग और एजम्पशंस को साइंटिफिकली टेस्ट करने की इंपॉर्टेंस समझाई। यह स्केप्टिसिज्म उनकी थियरीज का एक मेन पिलर था, जिसमें वो हर इस्टेब्लिश्ड बिलीफ को रैशनल स्क्रूटनी के टेस्ट पर रखते हैं। ह्यूम का कॉजबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी उनके फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क में सेंट्रल था। उन्होंने कॉजेशन के हमारे कॉन्सेप्ट को चैलेंज करते हुए कहा कि कॉज और इफेक्ट सिर्फ एक हैबिचुअल कनेक्शन है जो हमारे माइंड में डेवलप होते हैं, न कि कोई नेचुरल और लॉजिकली नेसेसरी रिलेशन। ये पॉइंट उनके एपिस्टेमोलॉजी और लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न उठाने वाले तरीके को और रीइंफोर्स करता है, जो मॉडर्न फिलॉसफी में अब भी मेजर फोकस बनाए हुए है। उनका मोरल फिलॉसफी पर भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा। ह्यूम ने मोरल जजमेंट्स को ह्यूमन इमोशंस और सेंटिमेंट से लिंक किया और ये एस्टेब्लिश किया कि रीजन सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल टूल है जो मोरल वैल्यूज या मोरल जजमेंट्स एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। उनके लिए मोरालिटी ह्यूमन सिंपैथी और सेंटिमेंट्स में बेस होती है, जो इंडिविजुअल और सोसाइटल हार्मनी बनाए रखने में मददगार है। रिलीजन पर ह्यूम का विचार भी काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा, जिसमें उन्होंने मिरेकल्स और डिवाइन बिलीव्स पर लॉजिकल स्केप्टिसिज्म अप्लाई किया। उनका यह मानना था कि रिलीजियस बिलीव्स को रैशनल और एम्पेरिकल ग्राउंड्स पर समझा जाना चाहिए और उन्हें ब्लाइंड फेथ के रूप में नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। ह्यूम के रिलीजियस स्केप्टिसिज्म ने आगे चलकर रैशनैलिटी और फेथ के बीच के डिबेट को और गहरा कर दिया, जो आज भी रिलेवेंट है। डेविड ह्यूम का स्थान मेरे हिसाब से फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में एक बड़ी पोजीशन पे है। ह्यूम के विचार और उनके एम्पेरिकल मेथड से उन्हें एनलाइटमेंट के प्रोमिनेंट थिंकर्स में शामिल किया गया। उनका इम्पैक्ट न सिर्फ फिलॉसफी पर बल्कि साइकोलॉजी और साइंस पर भी देखा जा सकता है। ह्यूम का काम ये दिखाता है कि लॉजिकल इंक्वायरी और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन से नॉलेज को इन्हेंस किया जा सकता है और ये अप्रोच आज भी हमारे एकेडमिक और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में फंडामेंटल रोल प्ले करती है। ह्यूम का स्केप्टिसिज्म और रैशनल इंक्वायरी का मेथड मॉडर्न फिलॉसफी में एक नई दिशा और डेप्थ लाता है। उन्होंने उन क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया जो ट्रेडिशनल थिंकर्स अवॉइड करते हैं। उनका काम न सिर्फ ह्यूमन नेचर और अंडरस्टैंडिंग को रिडिफाइन करता है, बल्कि ये मॉडर्न थिंकर्स और रिसर्चर्स के लिए एक प्रेरणा का सोर्स भी है। उनके काम का इम्पैक्ट कांट, मिल और लॉजिकल पॉजिटिविस्ट के विचार में देखा जा सकता है, जो ह्यूम के आइडियाज़ को अपने फ्रेमवर्क्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।